All are preparing for board exams and looking for some important questions. So here is a video for you, all important questions of Vistas. इससे पहले हम कर चुके हैं फ्लेमिंगो प्रोज इन वन वीडियो, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं हमने प्रैक्टिस किए हैं. मस्ट वॉच इट. दिस इज योर विस्टास सिलेबस. द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, Journey to the End of the Earth, The Enemy, On the Face of It, Memories of Childhood जिसके 2 parts हैं, The Cutting of My Long Hair and We Too Are Human Beings. इनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज द थर्ड लेवल. क्वेश्चन नंबर 1, What would Sam have done in Galesburg for his living and why? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सैम कौन था. सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट था. तो क्वेश्चन इज, अगर सैम गेल्सबर्ग में होता तो वो वहाँ पर कौन सा बिजनेस सेटअप करता, क्योंकि उसका काम था साइकेट्री का. पर वो अपने बिजनेस से खुश नहीं था तो वो कोई और बिजनेस सेटअप करना चाहता था. तो द आंसर इज, इन द गेल्सबर्ग सैम अपना बिजनेस जो कि उसका साइकेट्री का था वो सेटअप नहीं कर सकता था, क्योंकि जो गेल्सबर्ग के लोग थे वो बहुत ही खुश रहते थे एंड दे वर टोटली सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव. तो वहाँ पर किसी भी तरह के साइकेट्रिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो सैम ने डिसाइड किया कि वो अपना हे, फीड एंड ग्रेन बिजनेस सेटअप करता. हे, फीड एंड ग्रेन मीन्स जो पशुओं के लिए ग्रेन्स लिए जाते हैं जिससे उनका चारा बनता है. तो इन दिस वे सैम अपना पुराना बिजनेस वहां पर सेटअप नहीं कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर भी हमने पॉइंट्स में किया है. एक दिन चार्ली ऑफिस से अपने घर जाते टाइम काफ़ी लेट हो गया था और वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था. तो उसने डिसाइड किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक ट्रेन लेगा. कहाँ के लिए? अपने घर के लिए. तो जैसे ही चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है, सबसे पहले वो फर्स्ट फ्लोर से उतरता है. जब फर्स्ट लेवल की सीढ़ियाँ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से सेकंड लेवल. यहाँ पर एक कॉलोकेशन दिया है आपको, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दिस इज़ फर्स्ट फ्लाइट, फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, फिर अगली फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. तो पहले वो फर्स्ट लेवल उतरता है, उसके बाद वो और नीचे जाता है सेकेंड लेवल की तरफ. अब यहाँ पहुँचने के बाद चार्ली को लगता है कि वो सेकंड लेवल पर पहुँच गया है, बट रियलिटी में क्या हो जाता है, वो वहाँ पर गुम हो जाता है. सेकंड लेवल से भी वो बहुत नीचे आ चुका था. उसके बाद चार्ली को यहाँ पर एक कॉरिडोर नज़र आता है और वो उसकी तरफ चल पड़ता है. कॉरिडोर के बाद फिर से कुछ स्टेयर्स आती हैं. चार्ली फिर से उनको उतर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि यही सेकंड लेवल है, लेकिन रियलिटी में दैट वाज द थर्ड लेवल. सो दिस इज हाउ चार्ली रीच द थर्ड लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन एट द थर्ड लेवल. जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पर पहुंच गया था तो वहां जाकर उसे क्या क्या देखने को मिला, कौन सी डिफरेंट चीजें थी. दिस क्वेश्चन केम इन 2020, वेरी इंपॉर्टेंट. तो द आंसर इज, जो थर्ड लेवल था वो टोटली डिफरेंट था एंड इट वॉज ओल्ड फैशन. जैसा अभी मॉडर्न सेंट्रल स्टेशन होता है ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था. जो मॉडर्न टिकट स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारी विंडोज़ होती हैं, हम किसी भी बूथ में जाके टिकट बुक करवा सकते हैं. लेकिन जो वो पुराना स्टेशन है वहाँ पर उसको बहुत ही कम टिकट काउंटर दिख रहे हैं, और जो टिकट काउंटर है इट वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है. सेकेंड पॉइंट, द लाइट्स वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. ओपन फ्लेम गैस लाइट्स कौन सी होती हैं? ओपन फ्लेम गैस लाइट लैंटर्न की तरह होती है. लैंटर्न में आपने देखा है कि उसके अंदर एक दिया टाइप जलता रहता है, तो इसी तरह से ये वो लाइट है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने एक कैंडल जला रखी है. सो दिस इज ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. पुराने ज़माने में ऐसी ही होती थी. इसके अलावा देयर वर ब्रास स्पिटून्स. स्पिटून्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम अगर कुछ खा रहे हैं उसको स्पिट किया जा सके, थूका जा सके. दे वर ऑफ ब्रास. ब्रास कैसा मेटल है जिसको हम आज के टाइम में पीतल या कांसा बोलते हैं. अगर मॉडर्न स्टेशन पे देखें तो जो डस्टबिन है या स्पिटून्स है वो कैसे होते हैं? दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक. लेकिन उस टाइम पर कैसे थे? दे वर मेड ऑफ ब्रास. और जो पुराने ज़माने के लोग थे, मेन एंड वुमेन, उनका फैशन भी बहुत ही डिफरेंट होता था. मेन हैड बियर्ड्स एंड साइड बर्न्स. बियर्ड्स यानी दाढ़ी बहुत लंबी रखते थे. काफ़ी लोग आज भी रखते हैं दाढ़ी, लेकिन इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. एंड साइड बर्न्स. साइड बर्न्स का मतलब होता है हमारे फेस पे ये जो साइड लॉक्स होते हैं इनको और आगे तक शेप में ले आना. दीज आर साइड बर्न्स. लेडीज कैसी थी? दे ऑल्सो वोर ओल्ड फैशन ड्रेसेस एंड हाई बटन शूज. हाई बटन शूज कौन से होते हैं? जो नॉर्मल शूज से काफ़ी हाई होते हैं
जो कि आजकल गर्ल्स जीन्स के नीचे डालती हैं, दोज वर हाई बटन शूज। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन थी और उनके इंजन दे वर ऑल्सो ओल्ड फैशन। नाउ चार्ली इज सरप्राइज्ड विद द सराउंडिंग्स, सो ही वॉक टू द न्यूज बॉय। अब वो न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ में है न्यूज़पेपर द वर्ल्ड, और उसके ऊपर जो सबसे मेन स्टोरी है, इट वॉज अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड। बाद में उसे पता चलता है कि ये जो स्टोरी थी, इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894। चार्ली 31 ईयर्स का है और ये सब कुछ जो वो अभी देख रहा है अपनी आंखों के सामने, ये उसकी बचपन की बातें हैं, मीन्स अराउंड 28 ईयर्स पहले की। जो चार्ली का बचपन है वो गेल्सबर्ग में ही बीता है, और अब इतने बड़े होने के बाद जब वो अपनी लाइफ से पूरा फेडअप है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसकी दिली इच्छा थी कि वो फिर से गेल्सबर्ग जा सके। गेल्सबर्ग कैसा था? बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन, जहाँ पे हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। लोगों ने वहाँ पर वुडन हाउसेस बनाए हुए थे और वहाँ पे किसी भी तरह की कोई मॉडर्निटी नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था और सभी लोग आपस में बहुत खुश रहते थे। तो ये वो जगह थी जहाँ चार्ली दिल से जाना चाहता था। तो फाइनली टिकट काउंटर पर पहुंचकर चार्ली 2 टिकट्स के लिए बोलता है, क्योंकि वो कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग। तो टिकट के लिए जब वो पैसे देने लगता है तो उसके पास जो करेंसी है वो है मॉडर्न करेंसी, लेकिन वो इस टाइम पर अपने आप को कहाँ इमेजिन कर रहा है? 1894 में। उस टाइम पर ये करेंसी नहीं होती थी। तो जो टिकट काउंटर पर क्लर्क है उसको लगता है कि ये आदमी हमें चीट करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें फेक करेंसी देने की कोशिश कर रहा है, और वो क्लर्क चार्ली को धमकी देता है कि वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। चार्ली बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। सेकेंड इज द टाइगर किंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ग्रेट मिरेकल डिड द 10-year-old जिलानी जुंग बहादुर परफॉर्म? जब जिलानी जुंग सिर्फ 10 दिन का था तो उस टाइम उसने कौन सा चमत्कार किया था जिसको देखकर सब लोग हैरान रह गए थे? तो द आंसर इज, जब प्रिंस जिलानी जुंग का जन्म हुआ था तो जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत ही महान राजा बनेंगे, लेकिन एक दिन इनकी डेथ हो जाएगी। और वो जो 10 दिन का बच्चा था जो कि छोटा प्रिंस था, वो ये सारी बातें सुन रहा था। ये सुनने के बाद वो एकदम से बोलने लग जाता है। अब ये बात बहुत हैरानी की थी कि इतना छोटा बच्चा 10 डेज, अभी तो उसने आईज ही खोलनी शुरू की होती है, वो बोलने कैसे लग गया? और उसने क्या बोला? ऑल दोज हु आर बॉर्न विल डाई वन डे। जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा। There would be some sense in it if you can tell me the manner of the death। और वो उस एस्ट्रोलॉजर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मरना तो सभी को है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु का क्या कारण बनेगा? इतना छोटा बच्चा जो 10 डेज का है, पहली बात तो कि उसने बोलना शुरू कर दिया, दूसरी चीज कि उसने बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन पूछा, द मेन कॉज ऑफ हिज डेथ। तो जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट थे वो हैरान रह गए थे और कुछ नहीं बोल पाए, एकदम सुन्न हो गए थे कि ये इतना छोटा बच्चा इसने कैसे बोल दिया और इतना समझदारी वाला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सिर्फ 10 दिन का बच्चा। नेक्स्ट इज, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स? टाइगर किंग ने ये क्यों डिसाइड किया था कि वो 100 टाइगर्स को मार देगा? डिस्क्राइब द एफर्ट्स ही मेड टू अटेन हिज टारगेट। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम आंसर भी 2 पार्ट्स में ही करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि टाइगर किंग ने क्यों डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर्स को मार देगा। सेकेंड पार्ट, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए टाइगर किंग को क्या क्या एफर्ट्स करने पड़े। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं पहले। व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जब इनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बता दिया था कि उनका जो जन्म है, He was born in the hour of the bull। मीन्स उनकी जो राशि है वो बनती है टॉरस, और टॉरस का जो सिंबल है वो क्या होता है? एक बुल होता है। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था जो बुल का एनिमी होता है, बुल को कौन मार सकता है? एक टाइगर मार सकता है। तो इस तरह से जो प्रिंस है इनकी कभी ना कभी जब ये बड़े हो जाएंगे डेथ किससे होगी? एक टाइगर की वजह से होगी। तो उसी टाइम इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जितने भी टाइगर्स हैं यहाँ पर मैं उन सबको मार दूंगा। इसके बाद हम आंसर करेंगे पार्ट बी। तो अब महाराजा ने क्या क्या एफर्ट्स किए थे? उनका पहला एफर्ट, उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि पूरे राज्य में कोई भी हंटिंग नहीं करेगा। किसकी? टाइगर्स की। उनको मारने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? महाराजा के पास, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था 100 के 100 टाइगर्स को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तो एक बार जब एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके यहाँ हंटिंग पर आए थे, उन्होंने उनको भी शिकार करने नहीं दिया था, और बाद में महाराजा को ये डर लग गया कि कहीं मेरा साम्राज्य खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत पावरफुल थे। तो उसके बाद उस ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए
उनको 3 लाख रुपीस की रिंग्स भेजी थी। महाराजा ने सोचा था कि जो ब्रिटिशर की वाइफ है वो इन रिंग्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेगी और खुश हो जाएगी, लेकिन जो ब्रिटिशर की वाइफ थी उसने वो सभी रिंग्स को अपने पास रख लिया और उनकी कीमत थी 3 लाख रुपीस। पर फिर भी महाराजा को लगा कि कोई बात नहीं, चाहे वो 3 लाख रुपीस मेरे चले गए, लेकिन मेरा जो किंगडम है वो अब सेफ है। पहले 10 साल में महाराजा ने 70 टाइगर्स को मार दिया था। सो 100 में से क्या टारगेट रह गया, 100 में से 70 को मार दिया, 30 बच गए। लेकिन 70 टाइगर्स मारने के बाद प्रतिबंधपुरम जो कि महाराजा का साम्राज्य था, वहां पर अब और कोई भी टाइगर नहीं था, सब खत्म हो चुके थे। तो इसके बाद महाराजा डिसाइड करते हैं कि मैं एक ऐसी गर्ल से मैरिज करूंगा जिनके साम्राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हों। सो वो एक प्रिंसेस से मैरिज कर लेते हैं जिनके यहाँ पर बहुत सारे टाइगर थे, और जब भी वो अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते थे वहां शिकार पे जाते थे और 5-6 टाइगर्स को मार देते थे। इस तरह से उन्होंने आखिर तक सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को मार दिया था। अब 100 में से कितने टाइगर्स रह गए, सिर्फ 1 टाइगर रह गया था, जिसको मारने के बाद महाराजा उस एस्ट्रोलॉजर को गलत प्रूव कर सकते थे। अब किसी भी तरह से किसी को वो लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था ताकि महाराजा का जो मिशन था वो कंप्लीट हो जाता। अब एकदम से विलेज में न्यूज़ आती है कि यहाँ पर एक टाइगर को देखा गया है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। तो महाराजा सबको बहुत डांट लगाते हैं और दीवान को बहुत बड़ी धमकी देते हैं कि वो उसे उसके पद से हटा देंगे। बट जो दीवान है वो बहुत ही क्लेवर होता है और वो किसी तरह से एक टाइगर अरेंज कर लेता है फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। वहाँ से एक टाइगर को अपने विलेज में ले आता है और महाराजा को इन्फॉर्म किया जाता है कि टाइगर आ चुका है, आप शिकार के लिए आ जाइए। तो अब महाराजा शिकार पर आ चुके हैं और वो कौन सा टाइगर किल करने आए हैं आज, 100th टाइगर। जो टाइगर है जो यहाँ पर लाया गया है वो बहुत ही बीमार होता है। तो जब महाराजा शिकार करते हैं तो जो टाइगर है वो बेहोश हो जाता है। महाराजा को लगता है कि मैं अपनी तरफ से उस टाइगर को मार चुका हूँ और मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। बट रियलिटी में क्या हुआ था, टाइगर को गोली नहीं लगी थी, वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर ही बेहोश हो गया था। तो जो गांव वाले हैं, क्योंकि वो महाराजा से बहुत डरते हैं, वो खुद उस टाइगर को मार देते हैं। तो अब ये जो 100th टाइगर था जिसको मारना बहुत ज़रूरी था, इसकी रियलिटी क्या है एंड में, इस टाइगर को रियलिटी में किसने मारा है, विलेजर्स ने मारा है, जबकि मारना किसको था, महाराजा को। तो महाराजा का जो मिशन था कि वो 100 टाइगर को मार देंगे वो अभी भी इनकम्प्लीट रह गया। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई किंग को जाके ये बता सके कि वो उस टाइगर को शूट नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, What was the prediction of the astrologers regarding the ultimate fate of the Tiger King? ये हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया है कि प्रिडिक्शन क्या थी, बट सेकंड पार्ट थोड़ा अलग है। How did it come to be true? लेकिन जो वो प्रिडिक्शन थी वो ट्रू कैसे हो गई, बी पार्ट अलग है। तो फर्स्ट का आंसर करते हैं पहले। जैसे ही प्रिंस का जन्म हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया था कि वन डे टाइगर किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। तो ये थी वो प्रिडिक्शन। इसके बाद हम बताएंगे कि वो जो प्रिडिक्शन थी वो ट्रू कैसे हो गई। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए महाराजा ने पहले 10 साल में 70 टाइगर्स को मार दिया था, लेकिन इसके बाद प्रतिबंधपुरम जो कि उनका किंगडम था वहां पर और कोई भी टाइगर नहीं बचा था, तो उनका टारगेट अधूरा था, अभी भी उन्हें 30 टाइगर्स को और मारना था। तो उन्होंने डिसाइड किया वो एक ऐसी प्रिंसेस से मैरिज करेंगे जिनके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हों। तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक ऐसी ही प्रिंसेस से मैरिज की और उनके किंगडम में फाइनली उन्होंने, जब भी वो वहाँ पर जाते थे शिकार करते थे, फाइनली 29 टाइगर्स को और मार दिया था। टोटल हो गए 99 टाइगर्स, अब बचा है सिर्फ 1 लास्ट टाइगर। ये वाला आंसर जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है वहीं से सेम लिखेंगे। लास्ट टाइगर की प्रॉब्लम थी कि जो लास्ट टाइगर है वो किसी को भी नजर ही नहीं आ रहा था, तो दीवान को जो महाराजा है वो धमकी देते हैं कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो फाइनली जो दीवान है वो बहुत ही चालाकी से पीपल्स पार्क इन मद्रास यहाँ से एक टाइगर को अरेंज करते हैं जो कि बहुत ही बीमार होता है। महाराजा को गांव में बुलाया जाता है, महाराजा उसका शिकार करते हैं और ये मान लेते हैं कि 100 टाइगर को भी उन्होंने मार दिया और उनका जो मिशन था वो पूरा हो चुका है। लेकिन रियलिटी क्या थी, गोली की आवाज़ सुनकर ही वो जो टाइगर है वो बेहोश हो गया था। फाइनली लास्ट में उसको कौन मारता है, गांव वाले लोग। लेकिन ये बात कोई भी महाराजा को नहीं बता सकता था कि वो उस टाइगर को नहीं मार पाए, डर के मारे उन्होंने खुद ही उस टाइगर को मार दिया। तो महाराजा का जो टारगेट था कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे वो अभी भी इनकम्प्लीट था, वो सिर्फ 99 टाइगर्स को ही मार पाए थे। बाद में जब महाराजा के बेटे का बर्थडे था तो उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट किया एक टॉय टाइगर जो कि लकड़ी का बना हुआ था।
अब ये जो वुडन टॉय टाइगर था ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, जिसकी वजह से जो इसकी फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसमें से कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ जिसको स्लीवर्स बोलते हैं वो बाहर आई हुई थी। और जब महाराजा अपने बेटे के साथ इस छोटे से टॉय टाइगर के साथ खेल रहे थे तो इस स्लीवर से महाराजा की उंगली में चोट लग जाती है। लेकिन महाराजा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते। वो इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ से निकालते हैं और फिर से अपने बेटे के साथ खेलने लग जाते हैं। बट नेक्स्ट डे उनके राइट हैंड में एक इन्फेक्शन हो जाता है, छोटा सा इन्फेक्शन जो धीरे धीरे उनकी पूरी बाजू में फैल जाता है। तो जल्दी ही उनके ऑपरेशन के लिए कुछ सर्जन्स को बुलाया जाता है मद्रास से। वो ऑपरेट भी करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह वो इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि वो किंग को नहीं बचा पाते और किंग की डेथ हो जाती है। तो इन दिस वे हम कंक्लूजन में बता सकते हैं कि महाराजा ने अपनी तरफ से 100 टाइगर्स को मार दिया था, लेकिन एक छोटे से वुडन टॉय टाइगर ने महाराजा की जान ले ली। सो इस तरह से जो वो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई थी। थर्ड इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज एंटार्क्टिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन। एंटार्क्टिका जिस प्लेस पर हम रहते हैं उससे इतना डिफरेंट कैसे है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ एंटार्क्टिका। यहाँ से ही हम आइडिया लगा सकते हैं जिस प्लेस पर हम रहते हैं वहाँ पर इतनी बर्फ नहीं है। कैसा है, हर तरफ ग्रीनरी है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत पॉपुलेटेड है। लेकिन अंटार्कटिका कैसे है, ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, हर जगह बड़े बड़े आइस के ग्लेशियर्स हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, Why is Antarctica the place to go to for the scientists today? अंटार्कटिका साइंटिस्ट के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2020 के ऑलमोस्ट सभी सेट्स में आया था। तो आंसर में पहले हम अंटार्कटिका की हिस्ट्री बताएंगे। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि जो पूरा वर्ल्ड है और इसके अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे पहले एक साथ थे, जुड़े हुए थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आए और ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए। तो उसी तरह से अंटार्कटिका भी इन कॉन्टिनेंट्स में जुड़ा हुआ था। ये है अंटार्कटिका और इस पूरे एरिया का नाम था गोंडवाना, इसका एक पार्ट था। एंड इट एग्जिस्टेड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स। 650 मिलियन ईयर्स तक ये ऐसे ही था, बाद में चेंजेस हुए थे। उस टाइम पर अंटार्कटिका इतना कोल्ड नहीं था, इट वॉज वार्म, थोड़ा सा गर्म था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बाकी स्पीशीज थे। लेकिन उस टाइम पर भी यहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं थे। उसके बाद ये जो इतना बड़ा लैंड मास था गोंडवाना, ये धीरे धीरे अलग हो गया और अंटार्कटिका भी वहाँ से अपनी जगह छोड़ के नीचे की तरफ आ गया, सदर्न मोस्ट पार्ट बन गया। और डिसइंटीग्रेट होने के बाद इंडिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये सब अलग अलग हो गए। बीच में क्या आ गया? ओशन। अंटार्कटिका साइंटिस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंटार्कटिका से ही हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री का पता चलता है कि कैसे पहले जो कॉन्टिनेंट्स वो इंटीग्रेटेड थे, बाद में डिसइंटीग्रेट हो गए और चेंजेस कैसे आए। लाइक जो अर्थ की अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग शील्ड्स हैं, ओजोन लेयर है, कार्बन एवोल्यूशन, इन सब को स्टडी अंटार्कटिका में किया जा सकता है। क्योंकि आज भी अगर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को पढ़ना है तो उसका सबसे पहले प्रभाव देखा जाता है अंटार्कटिका में। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि वो दिखाते हैं कि कैसे वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं। सो अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस फॉर साइंटिस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन किसको बोलते हैं एंड हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट टू आवर इकोसिस्टम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट ऑल्सो केम इन दिल्ली सेट 1-2 इन 2020। तो ये जो वर्ड है फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या होते हैं? ये ग्रासेस होती हैं जो कि सी में होती हैं। समुद्र में जो हमें कई बार वीड्स और ग्रासेस नजर आती हैं उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ये मरीन लाइफ, जितने भी एनिमल्स हैं या बाकी स्पीशीज हैं, उनको फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन ग्रासेस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और अगर इन ग्रासेस पर किसी तरह का इफेक्ट पड़ रहा है तो जितनी भी मरीन लाइफ है उन सब पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि अंटार्कटिका में जो इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, आइस ग्लेशियर्स हैं, वो भी मेल्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, लाइक सील्स,
पेंगुइन्स, व्हेल्स, जो कि सिर्फ इतने ठंडे वेदर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वहाँ का वेदर वार्म हो रहा है तो वहाँ के जो एनिमल्स और स्पीशीज हैं वो भी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स मरीन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये धीरे धीरे सी में से ख़त्म हो जाती हैं तो क्या होगा, जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुँचेंगी और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, जिससे कि सारा इकोसिस्टम मरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट इज द एनिमी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एफर्ट्स डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना, जो कि उनकी वाइफ है, मेक टू सेव द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाव कहाँ के थे? ही वॉज जापानीज। और इनके एनिमीज कौन है? वाइट पीपल, जो कि अमेरिकन हैं। तो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ ने एक अमेरिकन सोल्जर को क्यों बचाया? क्योंकि वो खुद तो जापानीज थे। डॉक्टर सदाव और हाना के घर के बाहर एक अमेरिकन सोल्जर था जिसको गोली लगी थी और उसकी बॉडी से बहुत खून निकल रहा था, तो इमीडिएटली वो उसकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर सदाव की वाइफ हाना इतना सारा ब्लड नहीं देख सकती, तो वो वहां से घबरा के भाग जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी का ऑपरेशन होते नहीं देखा था। लेकिन डॉक्टर सदाव अपना काम करते रहते हैं, वो अपने ऑपरेशन में बिजी रहते हैं। पर जल्दी ही हाना को रियलाइज होता है कि शायद मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो वो फिर से वापस आती है विद अ बॉटल एंड सम कॉटन। डॉक्टर सदाव बहुत ही केयरफुली एक छोटा सा कट लगाते हैं जिसको बोलते हैं प्रिसाइज इंसिजन, और छोटा सा कट लगा के वो गोली को बाहर निकाल लेते हैं। जो अमेरिकन सोल्जर है वो थोड़ा सा कांपता है और नींद में ही कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलता है इन हिज ओन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि इसकी बहुत ही क्रिटिकल हालत थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। हाउ डिड द राइटर इंडिकेट दैट डॉक्टर सदाव's फादर वॉज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन? डॉक्टर सदाव के फादर के बारे में बताना कि वो कैसे एक बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन थे। तो फर्स्ट पॉइंट इज बीइंग अ वेरी ट्रेडिशनल फादर, उन्हें अपने बेटे की पढ़ाई की बहुत चिंता थी और उसकी पढ़ाई के लिए वो उसे अमेरिका भेजते हैं, जापान से अमेरिका। वहां पर डॉक्टर सदाव हाना से मिलते हैं, लेकिन वो उसे तब तक प्रपोज नहीं करते जब तक कि उसके फादर हाना को टोटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थर्ड थिंग इज, जो डॉक्टर सदाव का रूम था उसमें जितना भी फर्नीचर था, दिस वॉज टोटली जापानीज, और उनके रूम में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी थी जो कि किसी फॉरेन कंट्री की बनी हो। तो अबव 3 पॉइंट शोज दैट डॉक्टर सदाव's फादर वॉज अ ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डिड डॉक्टर सदाव परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ पेट्रियोटिक जापानीज? डॉक्टर सदाव ने एक साइड अमेरिकन सोल्जर को भी बचाया था और दूसरी साइड अपनी कंट्री को भी धोखा नहीं दिया था। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इज, डॉक्टर सदाव जापान के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे और उन्हें वॉर में नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के जर्नल थे उन्हें किसी भी टाइम इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, तो डॉक्टर सदाव को वहीं रखा गया था। सेकेंड पॉइंट, जब डॉक्टर सदाव के घर के बाहर एक अमेरिकन सोल्जर वुंडेड था, जख्मी था, तो उन्होंने बीइंग अ डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी की थी। उन्होंने इस सोल्जर का ट्रीटमेंट किया, उसको ऑपरेट किया, बुलेट को बाहर निकाल लिया, उसकी जान बचाई, लेकिन उन्होंने उसी टाइम अपने जर्नल को इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट किया है। और जब उनके जर्नल ने ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को भेजेंगे और उस अमेरिकन सोल्जर को वहीं पर मार देंगे, तो डॉक्टर सदाव ने इस प्लान के लिए एग्री कर दिया था। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो डॉक्टर सदाव है, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट, अपनी कंट्री के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री का धर्म भी निभाया, उसकी तरफ अपनी ड्यूटी भी निभाई, और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने मैनकाइंड के लिए उस अमेरिकन सोल्जर की जान भी बचा ली। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड? जब वो अपने घर के बाहर उस अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं तो उनके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट था कि ये मेरा दुश्मन है, तो मैं इसकी जान बचाऊं या नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज, जब डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ ने देखा कि एक अमेरिकन सोल्जर उनके घर के बाहर जख्मी पड़ा है, तो उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट था कि हम इसकी हेल्प करें या नहीं करें, क्योंकि जो वो अमेरिकन सोल्जर था वो उनका दुश्मन था। बट बीइंग अ डॉक्टर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने पेशेंट का इलाज करें, तो वो उसको अपने घर में जगह दे देते हैं, जबकि इसके लिए उनको अरेस्ट भी किया जा सकता था क्योंकि वो अपने दुश्मन की हेल्प कर रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर उनका फर्ज बनता है कि उनके सामने चाहे वो कोई भी हो, वो एक इंसान है और उनका पेशेंट है, तो वो उसका इलाज करते हैं। लेकिन जो उनके घर के सर्वेंट्स थे वो उनके इस आइडिया के बहुत खिलाफ हो जाते हैं कि आप अपनी कंट्री को धोखा दे रहे हो।
इसके बाद हम सारा प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे हाना और डॉक्टर सदाव ने मिलके उस अमेरिकन सोल्जर की जान बचाई। हाना ने भी उनकी बहुत हेल्प की और डॉक्टर सदाव ने सक्सेसफुली ऑपरेशन किया और उस बुलेट को बाहर निकाला, और जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। फाइनली उस अमेरिकन सोल्जर की जान बच जाती है। हमारे लिए कोई भी सोल्जर सिर्फ इसलिए हमारा दुश्मन है क्योंकि वो दूसरी कंट्री से है, बट बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर्स को ये एथिक्स सिखाए जाते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे आप उसको जानते हो चाहे वो आपका दुश्मन है, आपको उसे ट्रीट करना है, और यही एथिक्स डॉक्टर सदाव फॉलो करते हैं। बट एट द एंड बीइंग अ ट्रू पैट्रियट, क्योंकि वो अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने जर्नल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उन्होंने एक अमेरिकन सोल्जर को ट्रीटमेंट दिया है और अब वो जो चाहे उस अमेरिकन सोल्जर के साथ कर सकते हैं। तो जर्नल ने ऑर्डर दिया था कि उनके कुछ सोल्जर्स आएंगे और उस अमेरिकन सोल्जर को मार देंगे, बट समहाउ ये उस अमेरिकन सोल्जर का लक था कि जो जर्नल को सोल्जर्स भेजने थे वो उस बात को भूल जाते हैं, एंड इन दिस मैनर दिस अमेरिकन सोल्जर वॉज सेव्ड। नेक्स्ट इज ऑन द फेस ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 1, the play on the face of it depicts the unusual behavior of the people towards the physically disabled which makes them feel lonely। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो हम लोग उन्हें देख के, या फिर फॉर एग्जांपल कोई एसिड सर्वाइवर है, हम उन्हें देख के बहुत अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, या फिर हो सकता है बहुत देर तक उन्हें घूरते रहते हो, तो इस तरह से उन्हें बहुत लोनली फील होता है और बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सोसाइटी में खुल के नहीं जी पाते। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो इस प्ले में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, डेरी एंड मिस्टर लैम्ब, जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, और इन्हीं की तरह सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है और वो अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं क्योंकि बाकी लोग उनके साथ बहुत अलग तरह का व्यवहार करते हैं, वो उन्हें अपने जैसा नहीं समझते। तो हम सभी लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि कोई भी, चाहे वो डिसेबल्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कुछ भी है, उन सब के लिए भी ये अर्थ एक कॉमन प्लेस है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उन्हें बिल्कुल भी अकेला फील ना करवाएं। हमारे मन में उनके लिए सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये रियलाइज नहीं करवाना चाहिए कि हम उनकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, फिर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वाई? बिकॉज जो डिसेबिलिटी है वो किसी के साथ भी हो सकती है, कोई बाय बर्थ डिसेबल होते हैं और कोई बाय एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर बाई चांस हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है और हम डिसेबल्ड हो जाते हैं तो हमें कितना बुरा लगेगा कि सभी लोग हमें कैसे देख रहे हैं और हमसे बात नहीं कर रहे हैं, और सभी लोग हमें बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के साथ देख रहे हैं। जैसा हम बाकी नॉर्मल लोगों के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही हमें उनके साथ भी इक्वली बिहेव करना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेरी एंड मिस्टर लैम्ब बोथ आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। दोनों को ही किसी ना किसी तरह की इम्पेयरमेंट थी, बट देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज डिफरेंट। डेरी और मिस्टर लैम्ब, उनका अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया अलग था। तो पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेरी की कंडीशन। डेरी एक 14 ईयर ओल्ड बॉय है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? हिज फेस इज बर्न्ट विद एसिड। उसका एक साइड का फेस पूरा एसिड से जल गया था। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसका एक साइड का फेस पूरा जला हुआ है। तो डेरी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि मैं देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता, लोग मुझे देख के बहुत बुरी बुरी शक्लें बनाते हैं, कुछ लोग जब मैं सामने से आ रहा हूँ मुझे देख के वापस मुड़ जाते हैं। और वो अपने फेस को लेके बहुत कॉन्शियस था कि मेरा फेस दिखने में इतना भद्दा है, बहुत ही डरावना है और बहुत ही अगली है, और यहाँ तक कि लोग उसको देख के कई बार डर भी जाते थे। तो डेरी हमेशा लोगों से दूर भागने की कोशिश करता था क्योंकि लोग उसको देख के डर जाते थे, और वो हमेशा ये कोशिश करता था कि वो सोसाइटी के लोगों से अपने आप को दूर ही रखे। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर है मिस्टर लैम्ब। उनकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उससे उनकी रेगुलर लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जैसा भगवान ने हमारे लिए सोचा है वैसा ही मिस्टर लैम्ब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो वी कैन से दैट जो मिस्टर लैम्ब है उनका अपनी लाइफ को लेके बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। समटाइम्स जब हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम भगवान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है, जैसा भी भगवान ने उनको उनकी लाइफ दी है उन्होंने एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मिस्टर लैम्ब जब भी बाहर निकलते हैं तो बच्चे उनको देख के मजाक उड़ाते हैं। उनका नाम बच्चों ने क्या रखा हुआ है? लेमी लैम्ब। लेम मीन्स जिसकी एक लेग नहीं है, लेमी लैम्ब। लेकिन मिस्टर लैम्ब को बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसा ही सब बोलते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह बिल्कुल नहीं करते। मिस्टर लैम्ब के साथ ये मिस हैपनिंग हुई थी जब वॉर थी। वो वॉर में गए थे और वहां पर लड़ते लड़ते अपनी एक लेग खो बैठे थे।
बट स्टिल वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते एंड ही इंजॉयज हिज लाइफ टू इट्स बेस्ट। जो भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो उसे फुली इंजॉय करते हैं। ही इंजॉय सिटिंग इन सन, बुक्स पढ़ते हैं, गार्डनिंग करते हैं, और वो कभी भी अपनी कंडीशन को लेके क्रिब नहीं करते, कभी भी गॉड को कंप्लेन नहीं करते। अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते टाइम हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेरी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। जितना भी अभी तक हमने डेरी के बारे में पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि अभी वो छोटा भी है तो शायद वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि भगवान ने ये उसके साथ क्या कर दिया। दूसरी तरफ उसकी नेगेटिव अप्रोच है अपनी लाइफ को लेके कि लोग उसे क्या कह रहे हैं, वो उन सबसे छुपता फिरता है, वो अपनी लाइफ को फुली नहीं जी रहा है। थर्ड थिंग इज ही इज़ वेरी सेंसिटिव। लोग उसे डर जाते हैं तो अब वो भी लोगों से भागता फिर रहा है। फोर्थ थिंग इज ही हैज़ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कि बाकी सभी लोग नॉर्मल हैं, उनका फेस बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। वो बाकी लोगों का सामना नहीं कर सकता, वो उन सबसे अपने आप को बहुत दूर रखता है। तो उसकी जो अप्रोच है अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही नेगेटिव है, उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अब दूसरी तरफ है मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के कैरेक्टर स्केच में हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो हम कंक्लूजन भी लिख रहे हैं, मिस्टर लैम बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। जैसी भगवान ने उनको लाइफ दी है वैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और लोग उन्हें कुछ भी कह रहे हैं वो उसे फील नहीं करते। सेकेंड थिंग, वो बहुत ही फ्रेंडली हैं। जब डेरी उनसे मिलने आया तो भी उसे वो फ्रेंडली वेलकम करते हैं। अपने घर का गेट हमेशा खुला रखते हैं कि कोई भी उनके यहाँ आके बैठ सकता है। थर्ड थिंग इज ही लव्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग। जो भी उनके आसपास के लोग हैं या जैसे भी उनकी लाइफ है वो सबको बहुत प्यार करते हैं। ही इज़ वेरी मोटिवेशनल। जब उन्होंने देखा कि डेरी में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी, तो उन्होंने उसे बहुत मोटिवेट किया था कि हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए और भगवान ने हमें जैसी भी जिंदगी दी है उसे हमें इंजॉय करना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। मिस्टर लैम वॉर में अपनी एक लेग खो चुके थे, उसके बाद भी ही इज़ फुली कॉन्फिडेंट। उन्हें बिल्कुल भी अपनी बॉडी को देख के शर्म नहीं आती थी या कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते थे, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है कि वो अपनी लेग खो चुके हैं। दिस इज समथिंग जो उनकी डेस्टिनी थी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ हम कंक्लूजन में भी लिखेंगे और अलग से अगर आपको कैरेक्टर स्केच आ जाता है तो वहाँ भी मेंशन करोगे। 6 इज मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 1, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, सेड जितकाला शाह, when did she feel so and why? जितकाला शाह को एक बार ऐसा लगा था कि जैसे मैं ज़मीन में ही छुप जाऊं कहीं जाके, तो उसे ऐसा कब लगा था और क्यों लगा था? तो फर्स्ट पॉइंट इज जितकाला शाह का फर्स्ट डे था स्कूल में, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन स्कूल में गई थी। ही वॉज मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम विद अदर गर्ल्स इन अ लाइन। वो बाकी बच्चों के साथ डाइनिंग रूम में खाना खाने जा रही थी। She walked noiselessly। वो बिल्कुल भी शोर नहीं कर रही थी। उसने अपने सॉफ्ट मोकैजिन्स पहने हुए थे, मोकैजिन्स शू जिसमें बहुत अच्छा फर है, लेकिन उसे एकदम से ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी जो ड्रेस है वो सेंसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने जो शॉल ओढ़ा हुआ था, जो छोटा सा ब्लैंकेट लिया हुआ था, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी, उसे उतार लिया गया था। तो उस टाइम उसे इतना एम्बैरेस फील होता है दैट शी फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जल्दी इंसल्ट फील हो जाती है कि सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रिस्ट्रिक्टेड। समटाइम्स हमें बहुत टाइम लग जाता है कि कोई हम पर अगर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। बट द सीड्स ऑफ द रिबेलियन आर सोड अर्ली इन लाइफ। लेकिन उसको रेजिस्ट करने की जो स्टार्टिंग है वो बचपन से ही हो जाती है। हाउ डिड जितकाला शाह फेस ऑपरेशन एज अ चाइल्ड एंड हाउ डिड शी ओवरकम इट? तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जितकाला शाह ने बचपन से ही कौन कौन सा ऑपरेशन सहा है और एंड में उसने कैसे इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, वो सारे इंसिडेंट्स मेंशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, बहुत बार हमें ये लगता है कि ये तो बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन नहीं, बच्चे बड़ों से भी ज़्यादा बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं और वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उन्हें बहुत जल्दी बातें पिंच हो जाती हैं और उनके आसपास जो भी हो रहा है वो उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेम यही हुआ है जितकाला शाह के साथ। वो एक नेटिव अमेरिकन थी, लेकिन बचपन में ही उसे फोर्सिबली एक क्रिश्चियन स्कूल में भेजा गया, जबकि क्रिश्चियन स्कूल का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ का रेजिमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट था। बच्चों को बिल्कुल मशीन की तरह रखा जाता था कि किस बेल पर खाना खाना है, किस बेल पर उठना है, जाना है। बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम था। और सबसे बुरा उसे तब लगा था जब उन्होंने उसको उसके बाल काटने के लिए कहा। उसके बाल जबरदस्ती काटे गए, जबकि जो जितकाला शाह का कल्चर था
उसमें छोटे बाल सिर्फ वो लोग रखते थे जो कि मौन करने के लिए आए थे, शोक मनाने के लिए आते थे। और ये सब कुछ जो उसे फॉलो करना पड़ रहा था, ये सब कुछ उसने अपने कल्चर में नहीं देखा था। उसकी फ्रेंड ने उसको बताया था कि तुम्हारे ये जो लंबे बाल हैं तुम्हें कटवाने ही पड़ेंगे एंड यू हैव टू सबमिट दिस टू अथॉरिटीज, क्योंकि अथॉरिटीज तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं और तुम उनका सामना नहीं कर सकती। बट जिटकिला शाह नहीं मानी और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इसके खिलाफ लड़ाई करेगी, डट के मुकाबला करेगी। तो जब उसे पता चला कि वो उसके बाल काटने आ रहे हैं, वो जाके एक बेड के नीचे छुप जाती है। और जब वो उसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची है, इतनी जगह नहीं छुप सकती, जब वो उसे ढूंढ लेते हैं कि वो एक बेड के नीचे छुपी हुई है, वो उसे जबरदस्ती वहां से खींच के बाहर निकाल लेते हैं। बट फिर भी जिटकिला शाह नहीं मानती, वो उनको नोचती है और जोर जोर से किक करती है, लाते मारती है उनको। लेकिन अभी वो बहुत छोटी थी, सो शी वॉज ओवर पावर्ड, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे, उससे बड़े भी थे। एंड फाइनली वो उसको एक चेयर से बांध देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उसके बाल काटने वाले थे। तो बचपन से ही जिटकिला शाह ने ये सोच लिया था कि वो किसी भी तरह से इनके कल्चर को फॉलो नहीं करेगी, और यहीं से उसमें रिबेलियन की भावना स्टार्ट हो गई थी। दूसरी स्टोरी है बामा कम्युनिटी की। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सीन एट द थ्रेशिंग फ्लोर ऑब्जर्व्ड बाय बामा। बामा जो कि एक छोटी सी लड़की है, वो कैसे इस सीन को ऑब्जर्व करती है जब वो स्कूल से वापस आ रही थी। तो बामा जब अपने स्कूल से वापस आ रही थी, वो यहाँ पे देखती है कि एक थ्रेशिंग फ्लोर सेट किया गया है। थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है? जहाँ पे सारी पकी हुई फसल को रखा जाता है और जो मेन सीड वाली स्टेम है उसको अलग किया जाता है विद प्रेशर। तो वो देखती है कि यहाँ पे ये फ्लोर सेट किया है और एक जगह लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे ये बामा कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं। तो जो बामा कम्युनिटी के लोग हैं वो एनिमल्स के साथ बार बार राउंड एंड राउंड यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो रिच लैंडलॉर्ड है वो आराम से साइड में बैठा हुआ है, लेकिन जो बामा कम्युनिटी के लोग हैं, जो बहुत ही लो कास्ट पीपल थे, वो उसके अंडर काम कर रहे हैं। उसके बाद बामा ऑब्जर्व करती है कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक पैकेट उठा के लाया है, लेकिन जो वो पैकेट है उसने वो एक रस्सी के साथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, उसने डायरेक्ट हाथ से नहीं उठाया है, उस पर पहले एक रस्सी बंधी है ताकि ये पैकेट उसके हाथों को टच ना हो जाए। और ये पैकेट लाके वो लैंडलॉर्ड को देता है। लैंडलॉर्ड उसे एक्सेप्ट करता है और उसमें वो लेके आया था एक डिश है जिसका नाम है वडई, उसे खाता है। और बामा को ये सब बहुत फनी लगता है कि इतनी कौन सी बड़ी बात थी कि इस बूढ़े आदमी ने उस पैकेट को अपने हाथ से नहीं उठाया, एक रस्सी में लटका के लाया है। क्योंकि बामा बहुत छोटी है, वो इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाई थी कि ये जो बूढ़ा आदमी है ये लो कास्ट से बिलोंग करता है और ये बड़े लोगों के खाने पीने की चीज़ों को नहीं छू सकता, क्योंकि उस टाइम सोसाइटी में कास्टिज्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इट केम इन डेली सेट 3 in 2019. Question is, how did Anna's advice to his sister Bama impact her? अन्ना बोलते हैं बड़े भाई को, तो जो बामा का ब्रदर था उसने उसको कौन सी एडवाइस दी? बामा जब स्कूल से अपने घर आई और उसने वो इंसिडेंट बताया। कौन सा इंसिडेंट? जिसमें वो बूढ़ा आदमी उस पैकेट को एक रस्सी से लेके आ रहा था। तो उसने वो इंसिडेंट आके अपने ब्रदर को बताया। तो जब उसके भाई को ये सब पता चला तो उसने बामा को बताया कि दे बिलोंग टू द लो कास्ट कम्युनिटी, उनकी जो कास्ट है वो लो कास्ट है, इसीलिए सोसाइटी में उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं दिया जाता। लोग उनको बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं, जो हाई कास्ट पीपल हैं। लेकिन ये जो सोसाइटी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके ब्रदर ने कहा ये उसको दूर कर सकते हैं। किस तरह से? अगर वो बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए, क्योंकि जो एजुकेशन है वो ही एक पावरफुल टूल है जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और यही वो उसके ब्रदर के वर्ड से, जिसका बामा के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था और उसने बहुत अच्छा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली के सभी सेट्स में आया था ये। वाई डिड बामा स्ट्रॉल इन द मार्केट? स्ट्रॉल मीन्स वो इधर उधर क्यों घूमती रही? इंस्टेड ऑफ हरिंग बैक होम, जब स्कूल से बच्चा घर जाता है तो उसे फटाफट घर पहुंचना होता है, लेकिन बामा आराम से टहलते टहलते आती थी। डिस्क्राइब द साइट्स शी इंजॉयड सीइंग देयर, तो हमें वो साइट्स डिस्क्राइब करनी है जिसको वो स्कूल से घर आते टाइम रास्ते में इंजॉय करती थी। क्या क्या देखती थी वो? तो फर्स्ट पॉइंट, बामा का घर स्कूल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था, लेकिन वो अपने घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लेती थी, क्योंकि रास्ते में जितनी भी साइट्स थी वो उन सबको इंजॉय करती थी। तो कौन कौन सी साइट्स थी आपको ये सब याद कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट हैं। देयर वॉज अ परफॉर्मिंग मंकी, जो मंकी का नाच होता है। देन देयर इज अ स्नेक चार्मर। उसके बाद देयर वॉज अ साइकिलिस्ट, जो 3 दिन से लगातार साइकिल चला रहा था। तो ये आपने याद करना है, एम फॉर मंकी,
S फॉर स्नेक एंड C फॉर साइकिलिस्ट, MSC याद कर लेना आपने। इसके अलावा रास्ते में कुछ स्पिनिंग व्हील से, स्पिनिंग व्हील क्या होता है, चरखा, जैसे गांधी जी का चरखा है वैसे चरखे होते हैं जिससे हम धागा बनाते हैं। उसके बाद रास्ते में एक टेम्पल आता था जिसका नाम है मरियाता टेम्पल, तो बहुत टाइम तक वो उसके बाहर भी खड़ी रहती थी। और उसके स्कूल से लेकर घर तक रास्ते में बहुत सारे स्टॉल्स और शॉप्स थी। अब शॉप्स पे वो क्या देखती है, एक जगह पिंजरे में एक लेमुर बंद है, लेमुर मंकी जैसा है देखने में। कुछ लोग निडल्स बेच रहे हैं, कुछ क्ले पॉट्स बेच रहे हैं, कुछ लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हैं जिससे हम अपने ईयर क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी जगह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वहाँ फंक्शन करने वाली हैं, वो माइक को अरेंज कर रही हैं। इसके अलावा रास्ते में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं पर पपेट शो है, मैजिक शो है, कहीं पर चाय या कॉफ़ी क्लब है, और कुछ लोग अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठ के अनियंस चॉप कर रहे हैं। और सीजन के अकॉर्डिंग कुछ शॉप्स पर खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। कुछ लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, एक मिठाई की दुकान है, कुछ फ्राइड स्नैक्स हैं, देन प्याजम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखकर बामा बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे धीरे चलती है घर की तरफ। तो दिस इज़ द एंड। यहाँ पर विस्तास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फ्लेमिंगो के प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पोएट्री, क्रिएटिव राइटिंग जो कि आपको टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है, उसकी बहुत अच्छी वीडियो हमने प्रिपेयर की है, वो भी आप ज़रूर देखें, एंड सैम्पल पेपर। सो इस तरह से आपका इंग्लिश लिटरेचर का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।